हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और स्वागत है आपका इस चैनल पे। हम प्रीफेस टू शेक्सपियर का समरी कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब तक हमने पैराग्राफ 15 तक इसकी समरी कर रखी है और आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रीफेस टू शेक्सपियर में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। और मैं इस चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ और आपको एम्पावर करने की कोशिश करती हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो और अगर आप ओल्ड हैं तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे। तो यू आर द बॉस पीपल। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आगे की समरी। तो 16 से 19 पैराग्राफ तक आज हम समराइज़ करेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक हमने देखा कि कुछ क्रिटिक्स ने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया फॉर उनके रोमन कैरेक्टर्स को लेके, जिसको सैमुअल जॉनसन डिफेंड करते हैं शेक्सपियर को कि ऐसा वो क्यों करते हैं। फिर 16 से 19 पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो इसमें एक और चीज़ के लिए शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म हुआ है कि उन्होंने दो डिफरेंट इमोशन को अपने प्ले में एक साथ यूज़ किया, जैसे कि ट्रैजिक एलिमेंट एंड कॉमिक एलिमेंट को उन्होंने मिलाकर एक नए तरीके का जॉनरा तैयार कर दिया ड्रामा में या प्ले में, जिसको ट्रेजाई कॉमेडी कहते हैं। तो ये इस चीज़ को भी लोगों ने, कुछ क्रिटिक्स ने उसको गलत बताया है या बोला कि उनको क्रिटिसाइज़ किया है इसके लिए, और उनको केयरलेस बोला है शेक्सपियर को कि वो इस तरीके से करते हैं। लेकिन सैमुअल जॉनसन उनको डिफेंड करते हैं शेक्सपियर को इसलिए कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। ट्रैजिक एंड कॉमिक दो डिफरेंट एलिमेंट को एक ही ड्रामा में पेंट करना, ऐसा क्या दिमाग में चल रहा होगा शेक्सपियर के। तो सैमुअल जॉनसन उन क्रिटिक्स को आंसर देते हैं जो शेक्सपियर के इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो जैसा कि अगर आप शेक्सपियर के इस तरीके के ड्रामा देखें जिसमें उन्होंने ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों एलिमेंट को अपने ड्रामा में स्पेस दिया है, तो उसमें आपके दो तीन नाम बहुत ही पॉपुलर जो हैं वो हैं, एक तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो भी एक ट्रेजाई कॉमेडी है, द टेम्पेस्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और द विंटर टेल्स, इस तरीके से करके और भी इनके ड्रामा हैं जो ट्रेजाई कॉमेडी के अंदर आते हैं। तो लेकिन ये सारे कुछ पॉपुलर वन हैं। तो आगे ऐसा मतलब सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि जो पहला एलिगेशन है कि उनके जो कैरेक्टर रोमन कैरेक्टर्स को लेके कि वो डिफेंड नहीं, मतलब जस्टिफाई नहीं किया है रोमन्स कैरेक्टर के साथ, इस तरीके का कुछ क्रिटिक्स ने उन पे आरोप लगाया है। और इसमें कहते हैं कि अनदर जो एलिगेशन लगता है शेक्सपियर के ऊपर, सैमुअल जॉनसन कह रहे हैं, तो वो ये लगता है कि वो बहुत ही केयरलेस रहे हैं टू मिक्स द ट्रेजिडी एंड कॉमेडी इन द सेम प्ले। तो ऐसा भी कुछ लोगों का है। और इस पे जॉनसन जो है डिटेल तरीके से उन क्रिटिक्स को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जो इस पॉइंट पे शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि। तो इसमें जॉनसन एग्री हैं दैट इन ए स्ट्रिक्ट, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होके उन्होंने बोला है कि शेक्सपियर का जो प्ले है, नो डाउट इसको आप नीदर कॉमेडी कहोगे नॉर ट्रेजिडी कहोगे। कुछ उनके ऐसे प्ले हैं जिनको आप प्रॉपर ना ट्रेजिडी के कैटेगरी में रख सकते हो, ना कॉमेडी के कैटेगरी में रख सकते हो। दे आर कंपोजिशन ऑफ अ डिस्टिंक्ट काइंड एंड विच शोज़ द रियल नेचर। तो देखिए, उनका ऐसा मानना है, सैमुअल जॉनसन ये मान रहे हैं कि ऐसा इसलिए शेक्सपियर ने किया होगा क्योंकि क्योंकि अगर आप ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस में भी तो यही है, कोई बहुत अच्छा और बहुत बुरा नहीं होता। कोई भी ह्यूमन है, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं कि एक इंसान अगर बुरा है तो वो पूरी तरीके से बुरा है, उस बुरे इंसान में भी कुछ अच्छाई होगी। और अगर जो इंसान अच्छा है वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से अच्छा है, उस इंसान में भी कुछ कमियां होंगी। तो शेक्सपियर का, सैमुअल जॉनसन के अकॉर्डिंग शेक्सपियर इसी चीज़ को, ह्यूमन के इसी नेचर को या ह्यूमन नेचर को ही इस तरीके से अपने प्ले में भी स्पेस दिया है, यही सोच के। तो इनका कहना है कि जो सैमुअल जॉनसन समझाते हुए ये कह रहे हैं कि जो लाइफ होती है ना, लाइफ में आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको हैप्पीनेस ही मिलती है, आपको हैप्पीनेस भी मिलती है, आपको मतलब आप सैड भी होते हो, आपको गुड
कभी कभी आप होते हो, कभी आप कभी किसी के लिए इल बिहेव करते हो या एबल बिहेव करते हो। तो ये एक तरीके का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसी स्थिति है लाइफ की। लाइफ में कोई चीज़ किसी को एक ही चीज़ नहीं मिलती, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को ईश्वर सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़ दे रहा है, उसकी भी लाइफ में कुछ खुशियों के पल होंगे। तो जब लाइफ इस तरीके से है कि मिक्सचर है दोनों का, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी का, तो वाई नॉट शेक्सपियर के प्ले, राइट। तो वो इस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं शेक्सपियर को कि जब ज़िंदगी को ईश्वर ने ऐसा बनाया है तो शेक्सपियर ने तो सिर्फ अपने प्ले को ही उस तरीके से लिखा है। और वो इसी वजह से लिखा है क्योंकि जो शेक्सपियर हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक ऑथर माने जाते हैं या प्ले राइट माने जाते हैं। तो उनका लिखने का मकसद ही यही है कि वो मिरर कर सकें सोसाइटी को। और जब आप सोसाइटी को मिरर करने के लिए निकले हैं तो उसमें तो आपको ये दोनों चीज़ें ही पेंट करनी पड़ेगी एक साथ। तो इस तरीके से वो डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो उन्होंने पोर्ट्रे ऑफ लाइफ किया है, जब भी आप देखोगे तो इसमें दोनों एलिमेंट मिलेंगे लाइफ में, वो इंटरमिंगल होती है लाइफ। किसी की लाइफ किसी एक सिंगल इमोशन से नहीं चलती, वो उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स इंसान देखता है अपनी ज़िंदगी में। तो उसी तरीके से शेक्सपियर ने भी अपने ड्रामा, अपने प्ले को रखा है उसी तरीके से। तो इस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है उन ऑथर्स को कि क्यों शेक्सपियर ने इस दोनों एलिमेंट्स को एक साथ रखने की बात सोची होगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी वही चीज़ उन्होंने फेस की होगी, या जो देख रहे हैं वो भी उन्होंने वही चीज़ देखी है। तो जब उन्होंने उस तरीके से चीज़ों को देखा है, उसको ऑब्ज़र्व किया है, तो उनके प्ले में वो चीज़ निकल के आती है। तो अब वो एक चीज़ और यहाँ हमारे सामने रखते हैं कि जो एंशिएंट पोएट होते थे वो उनका मतलब वो एक ही इमोशन को लेके लिखते थे, राइट। ही यूज़ टू, मतलब जो एंशिएंट ऑथर हैं या एंशिएंट पोएट हैं, दे यूज़ टू सेलेक्ट वन थिंग। या तो वो क्राइम पे लिखेंगे, या तो वो फुलिशनेस पे लिखेंगे, या वो लाइटर इंसिडेंट को लिखेंगे, वो टेरर और ऑफ डिस्ट्रेस को लिखेंगे, जॉय को लिखेंगे, प्रोस्पेरिटी को लिखेंगे। लेकिन वो डिफरेंट प्ले में इन डिफरेंट इमोशन को अलग अलग पेंट करते हैं। और अगर ये देखा जाए कि कोई भी, ना तो ग्रीक ना तो रोमन ऑथर ने ये दोनों इमोशन को एक ही प्ले में या फिर सेपरेटली अपने किसी प्ले में उस चीज़ को डालने की कोशिश की है। कहने का मतलब कि अगर कोई जॉय लिख रहा है तो वो सिर्फ जॉय ही लिखेगा, वो अपने प्ले में डिफरेंट प्ले में उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया है, राइट। तो शेक्सपियर के साथ ऐसा नहीं था। शेक्सपियर वॉज जीनियस, ठीक है। उन्होंने ये प्रूव किया है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग न्यू। वो खौफ नहीं है उनके अंदर कि कोई चीज़ अगर नई हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता नहीं उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। तो उन्होंने इतना नहीं सोचा है, वो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरे हैं। और यही रीज़न है कि उनके जो ट्रेजाई कॉमेडी वाले प्ले हैं वो लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके के टाइम में, उस सिचुएशन में उस तरीके के प्ले नहीं लिखे जाते थे। तो यही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जीनियस कहते हैं शेक्सपियर को, सैमुअल जॉनसन, और कहते हैं कि उन्होंने प्रूव किया है अपनी पावर को टू गिव राइज टू द जॉय एंड सॉरो थ्रू द सेम प्ले। जैसे कि लाइफ होती है वैसे ही शेक्सपियर के प्ले होते हैं। मैकबेथ का आप अप्स एंड डाउन्स देखिए, हैमलेट का आप अप्स एंड डाउन्स देखिए, तो ये बहुत ही नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं जो नॉर्मल आम जीवन में आपको दिख जाएंगे। उन्होंने अपने 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 प्रोटैगनिस्ट को सुपरमैन टाइप नहीं पेंट किया है, उसको ह्यूमन ही रखा है। और अगर कोई इंसान ह्यूमन है, या कोई अगर आपका कोई कैरेक्टर बहुत ही रियलिस्टिक ह्यूमन है, तो उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दोनों आएंगे। तो यही चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल हिज प्ले उन्होंने सीरियसनेस एज वेल एज एब्सर्ड कैरेक्टर्स दोनों को रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें वो बताते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये शेक्सपियर ने कि ये चीज़ गलत है। वो डिफेंड करते हुए शेक्सपियर को कहते हैं कि ये सोचना कि ये
एब्सर्ड है और वो केयरलेस हैं इस तरीके से दोनों डिफरेंट इमोशन को एक साथ मिक्स करने में, तो ये आपका सोचना गलत है। बिकॉज शेक्सपियर बहुत नेचुरल रहे हैं, बहुत ही रियल रहे हैं, और शायद यही रीज़न है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके प्ले ने टेस्ट को पास किया है, टाइम के टेस्ट को पास किया है, क्योंकि वो उतना विजनरी रहे हैं अपने प्ले में। वो विजनरी ऑथर थे, वो देख सकते थे कि क्या मतलब क्या है जो हमें उसको अपने प्ले में रखना है। तो इस तरीके से वो शेक्सपियर को डिफेंड करते हैं, सैमुअल जॉनसन। आई होप कि आपको ये समरी पसंद आ रही है और आपको ये हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम्स में। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अप टिल 19th पैराग्राफ तक हमने समरी कर दी है। नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे वो 20th पैराग्राफ से हम उसको शुरू करेंगे। और जिन लोगों के और भी कुछ कमेंट हैं, किसी ने शेक्सपियर के सॉनेट्स के लिए बोला है, और ट्रेंड्स, लिटरेरी ट्रेंड्स एंड मूवमेंट के लिए भी मुझे एक कमेंट आया है, तो डेफिनेटली उस पर काम मैं करूँगी। और जिनको कैंटो 5 का बस हमको लग रहा है 1 से 2 वीडियो में कैंटो 5 ख़त्म हो जाएगा आपका। सो आप उसके लिए भी मत परेशान होइए। और पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 मैं डेफिनेटली उसको कवर करूँगी, उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बुक 2, और अगर आप बाकी के बुक्स का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो बंच ऑफ पीपल रहेंगे तो ठीक रहेगा। किसी एक के लिए पूरी बुक करना, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो एटलीस्ट अगर 1000 या 500 कमेंट्स भी अगर आते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट पे आप उसके बाकी बुक्स पे वीडियो बनाइए, तो डेफिनेटली मैं उस पर काम करूँगी। बट अब चूँकि पैराडाइज लॉस्ट 1 शुरू किया हुआ है तो उसको मैं कंप्लीट करूँगी, उसको मैं आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगी। सो बी एश्योर्ड फॉर दैट। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।